Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we discussed our almost 90% chapter of human reproduction. Now we discuss today the last topic, that is pregnancy and embryonic development and also the parturition and lactation. ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो क्या क्या होती है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो कोरियनिक विलाई है ना ट्रोपोब्लास्ट पे, वो और यूट्राइन विलाई दोनों मिलके एक जंक्शन बनाती हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलेंगे। जो प्लेसेंटा है ना उसको हम डेसिडियस प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी के बाद बाहर निकल जाता है, बाहर झड़ जाएगा, इसीलिए हम इसको डेसिडियस बोलते हैं। ये परमानेंट नहीं होता है और ये एक हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी तरह काम करेगा, क्योंकि इसी से जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और जो भी एम्ब्रियो को चाहिए होता है वो सब इसी के द्वारा मिलता है। ठीक है, उसी को पूरा न्यूट्रिशन जो भी चाहिए, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, सब कुछ जो एम्ब्रियो है, फीटस है, वो प्लेसेंटा के द्वारा ही करता है। तो ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और ये एक कनेक्शन होता है किस किस के बीच का, फीटस के बीच और मदर के बीच का कनेक्शन होता है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ, जो ट्रोपोब्लास्ट है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, जिसको हम लोग कोरियनिक विलाई बोलते हैं। ये जो कोरियनिक विलाई है ना, ये सराउंडेड होती हैं किससे, यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, जो कि आगे क्या करेंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी। और जो प्लेसेंटा है ना वो क्या है, वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो। ठीक है, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच की जो यूनिट होती है उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो और क्या होती है, मैटरनल बॉडी। ठीक है, उसके बीच का कनेक्शन होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और ना ये कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है। ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही दिखते हैं, तो इन्हीं को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है उनका फॉर्मेशन होता है, जिससे प्लेसेंटा बना होता है, जिसमें होती है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस एंड योक सैक। ठीक है, जो कोरियन और एलेंटॉयस है ना, ये मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब हम इसको थोड़ा हमारी NCERT से रीड कर लेते हैं। After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. And the chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structure and function unit between developing embryo and maternal body called placenta. तो ये है हमारा फीटस। ठीक है, और ये है प्लेसेंटा। तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसी के थ्रू जो एम्ब्रियो है, फीटस है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और यहाँ पे प्लेसेंटा के इधर की साइड होगा मदर्स ब्लड, इनकी मदर्स बॉडी होती है। और जो मदर का ब्लड है ना, वो फीटस से क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसमें 100% जो फीटस ब्लड होता है, क्योंकि प्लेसेंटा से पास नहीं होता है मदर्स का ब्लड। ठीक है, तो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसमें दो वो पाई जाती हैं नर्व सेल, जिसमें जो कि एक हमारी एम्बिलिकल वेन है और दूसरी है एम्बिलिकल आर्टरी। जो एम्बिलिकल वेन है वो एक ही पाई जाती है, लेकिन एम्बिलिकल आर्टरी दो होती हैं। ठीक है, और जो आर्टरी होती है ना, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उसमें हमने क्या देखा, अगर हमसे पूछा जाए जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसमें किसका ब्लड पाया जाता है, तो हम बोलेंगे उसमें 100% फीटस का ब्लड होता है, उसमें मदर का ब्लड नहीं शामिल होता। ठीक है, The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है फीटस को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प करेगा, और एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको भी निकालने का काम करता है एम्ब्रियो से। ठीक है, एंड द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल cord which help in the transport of substances to and from the embryo.
जो प्लेसेंटा है वो किससे कनेक्ट होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदर से फीटस तक, और जो भी एम्ब्रियो की नीड है, जो भी उसको चाहिए वो मदर से किस में पहुंचाने का काम करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एम्ब्रियो में, ठीक है। Placenta also act as an endocrine tissue and produce several hormones like HCG, that is a human chorionic gonadotropin hormone, and human placental lactogen and estrogen and progesterone, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा के द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. प्रेगनेंसी के जो लेटर फेस होता है उसमें एक हार्मोन रिलीज़ किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, जिसको रिलैक्सिन बोलते हैं। वो ओवरी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो क्या करेगा, रिलैक्स और डायलेट करेगा किसको, प्यूबिक सिम्फेसिस को, ठीक है, डिलीवरी के टाइम। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. जैसा मैंने बताया था कि ये कुछ हार्मोन है, जैसे HCG है, HPL है और रिलैक्सिन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही वुमेंस में देखे जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं या फिर मतलब बनते हैं। और जब ना प्लेसेंटा 12 वीक का हो जाता है, मीन्स कि जब वो तीन महीने का बच्चा हो जाता है ना, उस समय क्या करता है, जो प्लेसेंटा होता है ना वो कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करता है जो कि ओवरी के द्वारा सिक्रेट किए जाते थे, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो इस टाइम खुद ये सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन अपने आप करने लगता है 3 मंथ के बाद। जब प्लेसेंटा 3 मंथ का हो जाता है ना, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, उस समय ये जो हार्मोन्स है उनको अपने आप कंट्रोल करने लगता है। तो इसमें अगर अपन 3 महीने के बाद अगर ओवरी को निकाल भी देना तो भी प्लेसेंटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ईजीली हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो खुद ही ये सारे जो रोल है जो ओवरी कर रही थी ये अपने आप करने लगता है, और वो जो एम्ब्रियो है उसको जो इतना भी न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है वो अपने आप प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother, and maintenance of pregnancy. तो प्रेगनेंसी के टाइम इन सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और कॉर्टिसोल जो है ना वो क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये क्या करेगा, जो टाइमिंग है ना बर्थ की उसको डिसाइड करता है कि बर्थ का मतलब कब होगा, जो बच्चे का जन्म है। तो इसीलिए जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये टाइमिंग ऑफ बर्थ जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiated into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm, and the middle, that is a mesoderm, soon appear between the ectoderm and the endoderm, and the 3 layer give rise to all tissue organs in adults. जितने भी जो ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं जो वो इन्हीं 3 जर्म लेयर की वजह से बनेंगे, ठीक है। इट नीड टू बी मेंशन हियर दैट the inner cell mass contains certain cell called stem cells which have the potential to give rise to all tissue and organs. जो इनर सेल मास है इसमें बहुत सारी जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स भी होती हैं, जो कि क्या करेंगी, जिसमें पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल होता है कि वो टिश्यू और ऑर्गन बना सकती है, ठीक है। What are the major features of embryonic development at various month of pregnancy? तो कौन कौन सी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो होती हैं जो प्रेगनेंसी के हर मंथ पे है, तो वो हम देखते हैं एक बार। जो ह्यूमंस में प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है, इसी को हम लोग हमारा गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन से लगभग 266 डेज़ बाद होता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उससे लगभग 280 डेज़ के बाद होगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो जो गेस्टेशन पीरियड है अगर हम फर्टिलाइजेशन से लगाएं, फर्टिलाइजेशन के टाइम से जब काउंट करें तो ये 266 डेज़ का होता है, और हम देखें अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से तो लगभग 280 डेज़ का होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन टाइम से।
ये जो 9 मंथ्स है ना गेस्टेशन पीरियड के, ये हमारे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो 3 मंथ हैं उनको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 4th से 6th जो मंथ है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और जो 7, 8 और 9th मंथ है ना उसको हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना वो मोस्ट क्रूशियल फेज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है इसी फेज में होता है। ठीक है, तो जितनी भी मेन हमारी ऑर्गन्स बननी होती हैं, जेनेटल ऑर्गन्स हो गए, कोई भी हार्ट हो गया, ये सारे जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाती है। ठीक है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें क्या होता है, इसमें जो मदर है ना वो बच्चे की किक को फील कर सकती है कि हाँ उसका बच्चा मूवमेंट करने लगा है। ठीक है, और जो हेड में जो हेयर्स आते हैं ना वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान ही आ जाते हैं। और लास्ट में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है ना उसमें क्या होता है, जो बॉडी पे फाइन हेयर्स आ जाते हैं टोटली फुल्ली बॉडी पर, और जो आई लिड्स है ना वो भी सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो काम है वो लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो जो फर्स्ट मंथ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, उसमें जो है ना हार्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जब पहली बार मदर जो है सोनोग्राफी करवाती है ना तो उसमें क्या देखते हैं कि हार्ट रेट आई है या नहीं आई है बच्चे में, वो देखा जाता है। सेकंड मंथ में क्या है, जो लिम्स डिजिट्स है ना वो आती हैं बच्चे की, और थर्ड मंथ में जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। एंड जो 5th मंथ है उसमें क्या करती है मदर फील करती है फीटस के मूवमेंट्स को। कैन वी रीड इट फ्रॉम हेयर? And the human pregnancy lasts 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs, elephant? Find out. तो जो एलिफेंट है ना उसका गेस्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 22 मंथ्स का होता है। ठीक है, और जो काव है ना उसका गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, जो कि जो ह्यूमन्स फीमेल्स होती हैं उन्हीं के बराबर होता है। और जो बफेलो होती है उसमें होता है 10 मंथ का गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, in human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of 2nd month of pregnancy, the fetus development, the limbs and digits developed. By end of the 12 week यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड होता है उस समय क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स एंड आर द डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus and appearance of hair, the head are usually observed during the 5th month. By the end of about 24 week end of 2nd trimester, the body is covered with the fine hairs, eyelids separated and eyelashes are formed. By end of the 9 month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. तो जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फीटस है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन हम डिलीवरी को ही बोलते हैं, यानी कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, दैट इज़ पार्चुरेशन। एक्चुअली जो पार्चुरेशन है ना वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है, क्योंकि इसमें जो है हार्मोन सिग्नल भी आते हैं और न्यूरॉन से सिग्नल भी आते हैं। यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो तो जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्लेसेंटा से भी आते हैं और फुली फॉर्म्ड फीटस से भी आते हैं। यानी कि जब प्लेसेंटा फुली मैच्योर हो जाता है ना तो वो सिग्नल देता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ और डिलीवरी करवाई जाए। ऐसे ही जब फीटस भी पूरी तरह बन जाता है, पूरी तरह रेडी हो जाता है, तो वो भी क्या करेगा, एक तरह से सिग्नल देगा कि हम मुझे बाहर निकालो, मैं रेडी हो गया हूँ डिलीवरी के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका मतलब होता है जो यूट्रस होता है ना उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस, थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन आने लगती हैं जिसकी वजह से लेबर पेन होता है। लेबर पेन में क्या होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है वो क्या करेगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे कि क्या होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा, यानी कि सर्विक्स का साइज़ बढ़ेगा और फीटस का क्या होगा, एक्सप्लोशन होगा, यानी कि फीटस बाहर
निकल जाएगा, फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, उसी के बाद क्या होता है, जैसे फीटस की डिलीवरी होती है तो जो प्लेसेंटा है ना वो भी बाहर हो निकल जाता है, यानी कि प्लेसेंटा ऑल्सो एक्सप्लेट आउट। ठीक है, तो इसीलिए हम जो प्लेसेंटा है ना उसको डेसिडियस प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि वो डिलीवरी के बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो ये पार्चुरेशन है इसमें 3 स्टेप्स हो रहे हैं, एक तो डायलेशन, सेकंड एक्सपल्शन एंड थर्ड जो आफ्टर बर्थ है वो प्लेसेंटा का भी एक्सप्लेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन एंड की डिलीवरी ऑफ फीटस। This process of delivery of fetus childbirth is called parturition. Parturition induced by a complex neuroendocrine mechanism, and the signals of parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex. तो जो प्लेसेंटा से सिग्नल आ रहे हैं और फीटस से जो सिग्नल आ रहे हैं ये क्या करेंगे, आगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, जो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के लिए, कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी से। और जो ऑक्सीटोसिन है वो एक्ट करेगा हमारी यूट्राइन मसल्स पे और क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा फिर। ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting stronger and stronger contraction. जब कंटिन्यू इसका रिलीज़ होगा ऑक्सीटोसिन तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जिससे कि लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो सर्विक्स है उसका डायलेशन हो जाएगा और जो फीटस है उसका एक्सपल्शन हो जाएगा। एंड दिस लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ the birth out of the uterus through the birth canal and the parturition. Then soon after infant is delivered, the placenta is also split out. What you think the doctors inject to induce delivery? तो जो डिलीवरी है उसको फास्ट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं पता है आपको, एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, जिसको हम लोग पिटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी और जो बच्चे का बर्थ है ना वो जल्दी हो पाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगी उतना ही लेबर पेन जैसे ही बढ़ेगा तो जो डायलेशन है सर्विक्स का वो बढ़ जाएगा और जैसे ही बच्चादानी वो पूरा खुल जाएगा उस बच्चादानी का मुंह, तो बच्चा जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि द फीटस इज एक्सप्लेड आउट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग, जबकि जैसे ही मिल्क रिलीज़ होता है मेमरी ग्लैंड से तो जो कलस्ट्रम होता है ना, जो पहला जो मिल्क निकलता है मदर से, वो कि जो बहुत थिक होता है यानी कि गाढ़ा होता है, और जो पहले 3 दिन आता है लास्ट, तो उसी में क्या होता है, वो हमारे जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको IgA बोलते हैं। यानी कि ये क्या करेगी, जो इम्यूनिटी है ना, पैसिव इम्यूनिटी, वो प्रोवाइड करती है चाइल्ड को। ठीक है, तो ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट जो मिल्क होता है, जिसको हम कलेस्ट्रम बोलते हैं। और बच्चे में एक और एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको हम IgG बोलते हैं, जो कि क्या करती है, प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाती है और बच्चे तक पहुंच जाती है। इसीलिए जो बच्चे में पाई जा रही हैं 2 एंटीबॉडी हैं, एक IgA है, दूसरी IgG है। ठीक है, और जो हार्मोन्स हैं उसमें जो सिक्रेट हो रहे हैं वो होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन करवाता है। ठीक है, यानी कि प्रोलैक्टिन तो मिल्क को बनाने में हेल्प करता है और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो अब इसको हम लास्ट पैराग्राफ से रीड कर लेते हैं। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो अनडिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के जो एंड में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसी को हम लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द चाइल्ड बॉर्न। ठीक है, जो क्या करेगा, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको फीडिंग कराने में हेल्प करता है, फीड के लिए। एंड द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कोलेस्ट्रम। जो पहले 2-3 दिन के लिए 2-3 दिन में जो
मिल्क आ रहा है मदर से वो उसको हम कोलेस्ट्रम बोलेंगे, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडी पाई जाती हैं। एब्सोल्युटली इसेंशियल डेवलप रेसिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी, जो कि बच्चे के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर अ हेल्दी बेबी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना इनिशियल पीरियड में, उसके लिए जो डॉक्टर्स है वो रिकमेंड करते हैं बच्चे को पिलाने के लिए वो मिल्क, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रम है ना, ये बहुत हेल्दी मिल्क होता है, ये बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।